हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय डेविल हस्बैंड के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, वांग जी और हुआलिन किडनैप हो गए थे और उन्हें बचा लिया गया था। लेकिन यांग यांग ने वेंचिंग और जिन गोंगशान का बहुत ब्रूटली मर्डर किया था। उन्हें बहुत बुरी तरीके से मार दिया था। उनकी डेथ इतनी भयानक हुई थी कि उसके बॉडीगार्ड्स तक उनकी डेथ नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। और अब सबकी आंखों में यांग यांग के लिए फिर से वही डर और दहशत फैल चुकी थी। यांग यांग जो कि वाचिंग से बात करती है, वाचिंग उसे काम डाउन होने के लिए कहता है और वो फिर वहाँ से चला जाता है। यांग यांग जो कि अभी अपने घर के हॉल में सोफे पर आराम से बैठी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी और उसने अपने सर को पीछे सोफे पर रेस्ट करने के लिए रखा हुआ था। यांग यांग जैसे कि किसी गहरी सोच में हूँ। वहीं दूसरी तरफ वांग जी के कमरे में वांग जी जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ था। वांग जी थोड़ा डरा हुआ था और उसने विंग को टाइटली हक कर रखा था। विंग वांग जी के सर को सहला रहा था, उसे सुला रहा था। वांग जी विंग की चेस्ट में अपने फेस को रब करते हुए कहता है विंग, जिस पर विंग वांग जी के फेस की तरफ देखता है। वांग जी विंग से कहता है विंग, क्या अब सब ठीक हो गया है? जो सुनकर विंग कहता है हाँ वांग जी, अब सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। ये सुनकर वांग जी पूछता है लेकिन क्या सच में वेंजिंग, जिन गोंगशान और वेन रूहान इन सब की डेथ हो चुकी है? ये सुनकर विंग कहता है हाँ, क्या तुम्हें यकीन नहीं है? जिस पर वांग जी कहता है बस मुझे डर लग रहा है कहीं फिर से हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। जो सुनकर विंग उसके फॉरहेड पर किस करके कहता है तुम फिक्र मत करो, अगर वो लोग बच भी गए होंगे तब भी मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि वो कोई भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी विंग को बहुत टाइटली हक कर लेता है। विंग वांग जी के सर को सहला रहा था। विंग अपने मन में कहता है लगता है ये बहुत ज़्यादा डर गया है, मुझे इसे शांत करना होगा ताकि आराम से सो जाए। वैसे भी इसके लिए यह हादसा बहुत बड़ा है। ये सोचकर विंग बहुत प्यार से वांग जी को सुलाने लगता है। वांग जी भी धीरे धीरे नींद के आगोश में जाने लगता है। विंग की वार्मथ यानी कि विंग ने जितने प्यार से उसे हक कर रखा था, वांग जी को बहुत अच्छा और बहुत सेफ फील हो रहा था। वांग जी धीरे धीरे नींद के आगोश में चला जाता है। जब वांग जी सो जाता है, विंग उसके बालों को सहलाकर उसके माथे पर फिर से किस करता है और उसे दूर होने लगता है। तभी वांग जी की पकड़ विंग पर कस जाती है। ये देखकर विंग वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी ने अभी भी विंग को बहुत टाइटली हक कर रखा था। ये देखकर विंग वांग जी के कान में कहता है लांसान प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे बाहर जाना है। जो सुनकर वांग जी और भी टाइटली विंग को हक कर लेता है। ये देखकर विंग स्माइल करता है और फिर से वांग जी से कहता है लांसान। फिर वांग जी धीरे धीरे विंग को छोड़ देता है। विंग उससे थोड़ा दूर होता है, वांग जी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है और रूम से बाहर आ जाता है। विंग यांग यांग से थोड़ी बात करना चाहता था। वो नीचे जाता है, वो देखता है यांग यांग कैसे सोफे पर रेस्ट कर रही है। ये देखकर विंग अपने सर को हिलाकर अपने मन में कहता है ये अपने रूम में क्यों नहीं गई, ये इस तरीके से यहाँ बैठी हुई है, इसे हॉलिन को अभी सपोर्ट करना चाहिए, उसको थोड़ी सांत्वना देनी चाहिए, लेकिन ये यहाँ बैठी हुई है, इसे किसी की फिक्र नहीं है। और ये बोलकर विंग अपने सर को हिलाता है और फिर नीचे जाने लगता है। वो यांग के पास जाकर उसके माथे पर अपने हाथों को रखता है। यांग का सर बहुत ज़्यादा गर्म था। ये देखकर विंग अपने हाथ को हटाकर यांग की बॉडी को टेम्परेचर को चेक करता है। यांग का फीवर था। ये देखकर विंग उससे कहता है जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम्हें अपने रूम में रेस्ट करना चाहिए, तुम ऐसे बाहर क्यों घूम रही हो? ये सुनकर यांग अपनी नज़रें उठाकर विंग की तरफ देखती है। विंग उसकी आंखें देखता है जो कि बहुत अलग लग रही थी। ये उसके फीवर की वजह से था। यांग थोड़ा हल्का सा खांसते हुए कहती है मैं ठीक हूँ, बस मुझे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। ये सुनकर विंग कहता है इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने एंगर पर कंट्रोल रखा करो। देखा तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमने अपनी तबीयत भी ख़राब कर ली। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कभी भी ऐसे रिएक्ट मत किया करो। तुमने जिस तरीके से वो सब किया, अगर ये सब वांग जी या फिर हुआलिन देख लेते, तुम्हें पता है वो लोग कितना ज़्यादा डर जाते, उन्हें और भी गहरा सदमा लग सकता था। लेकिन तुम्हें इस चीज़ की कोई फिक्र ही नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें थोड़ा तो सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए था ना यांग यांग, तुम इतनी लापरवाह कब से होने लगी? वहीं विंग जो कि यांग यांग को डांटे जा रहा था, यांग यांग विंग को देखती है और फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। विंग जब
अपनी बात ख़त्म करता है। वो देखता है यांग फिर से उसी तरीके से लेटी हुई है। ये देखकर विंग कहता है उठो, जाकर अपने रूम में रेस्ट करो और मेडिसिन ले लेना। ये सुनकर यांग विंग की तरफ देखकर कहते हैं तुम्हारा हो गया या फिर कुछ और बच रहा है, तुम मुझे और डांट सकते हो। ये सुनकर विंग कहता है कोई फ़ायदा है तुम्हें डांटने का, तो कौन सा तुम सुधरने वाली हो, फिर से तुम्हारी यही हरकतें चलेंगी। और ये बोलकर विंग उसे उठाता है और उसे उसके रूम तक लेकर जाता है। यहाँ विंग का हाथ छोड़कर कहती है तुम जाओ और सो जाओ, वांग जी तुम्हारा वेट कर रहा होगा। वैसे भी उसे तुम्हें हक करके सोने की अब आदत हो गई होगी। ये सुनकर वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है अपने भाई की, तब तो फिक्र नहीं हुई जब तुमने उन लोगों को इतनी ब्रूटली मारा था। जो सुनकर यंग कहते हैं विंग बकवास बंद करो। जो सुनकर विंग कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करना, खबरदार जो तुमने फिर से अपना लैपटॉप या फिर फ़ोन उठाया तो। ये सुनकर यंग बस हाँ में सर हिलाती है और विंग वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। यंग देखती है कि विंग अपने रूम में चला गया है। यंग अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है। वो रूम के अंदर जाते हुए देखती है ह्वालिन जो कि आराम से बेड पर सो रही थी। ये देखकर यांग उसके पास जाते हैं, उसके बालों को सहलाती है। वालिन बड़े ही सुकून से सो रही थी। उसने एक पिलो को अपने सीने से लगा रखा था, वो थोड़ा डर चुकी होगी। ये सोचकर यांग उस पिलो को उसके हाथों के बीच से हटाती हैं और फिर वो ड्रॉर से मेडिसिन निकालकर उसे खाती हैं। यांग को फीवर अक्सर हो जाता था और ये ज़्यादातर उसकी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से होता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी और इस वजह से उसे फीवर हो जाता था। यांग मेडिसिन लेती है और फिर वो बेड पर जाकर ह्वालिन के पास लेट जाती है। ह्वालिन जो कि नींद में थी, वो नींद में खिसकते हुए यांग के बहुत करीब आ जाती है। ये देखकर यांग उससे थोड़ा दूर होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी ह्वालिन उसकी वजह से बीमार हो जाए, लेकिन फिर भी ह्वालिन उसे नहीं छोड़ती। ये देखकर यांग गहरी सांस लेती है और फिर ह्वालिन को हक कर लेती है। ह्वालिन भी उसे बहुत टाइटली हक करती है। दोनों ही बहुत प्यार से सो जाते हैं। मॉर्निंग के टाइम में वांग जी जो कि बहुत गहरी नींद में था, उसे उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। वांग जी अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है किसी ने उसे बहुत टाइटली हक कर रखा है। वांग जी देखता है तो ये विंग था। विंग जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था सोते हुए। वांग जी विंग को देखता है, जो कि सोते वक्त बहुत क्यूट और बहुत प्यारा लग रहा था। विंग के बाल उसके माथे पर आ रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी आइज़ बंद थी और उसकी पलकें जो कि काफ़ी लंबी थी, बिल्कुल किसी ब्रश की तरह। विंग की पलकें देखकर वांग जी अपने हाथों से उसकी पलकें टच करने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो विंग की स्किन को टच करता है, जो कि काफ़ी सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा क्लीन थी। वांग जी धीरे धीरे विंग के फेस को टच कर रहा था और विंग जो कि नींद में था, उसे फील होता है कि कोई उसे टच कर रहा है। विंग की आंखें खुल जाती हैं। विंग अपनी नींद से जाग जाता है, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलता। वो देखना चाहता था आखिर ये लिटिल बर्ड उसके साथ क्या करना चाहता है। वांग जी विंग को धीरे धीरे उसकी आईब्रोज को, उसकी आँखों को, उसकी नोज़ को टच करते करते वांग जी के हाथ धीरे से विंग के लिप्स पर जाते हैं। विंग के लिप्स पर वांग जी देखने लगता है और तभी उसकी नज़र विंग के लिप्स के पास उस मॉल पर जाती है और वो झुककर विंग के लिप्स के उस मॉल पर किस करता है। विंग जो कि नींद में था, वांग जी को फील होता है विंग के लिप्स कर्ल हुए हैं। वो देखता है तो विंग मुस्कुरा रहा था। ये देखकर वांग जी समझ जाता है विंग उठ चुका है। वो जैसे ही अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न करने वाला था, विंग उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वांग जी को तो कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और विंग उसे किस करने लगता है, जिससे वांग जी थोड़ा तो उससे दूर होने की कोशिश करता है, थोड़ा झटपटाता है, लेकिन विंग उसे टाइटली अपने बाहों में ग्रैब कर लेता है और उसे बहुत प्यार से किस करने लगता है। वांग जी भी फिर उसका पूरा साथ देता है। दोनों ही अपने इस स्वीट मोमेंट में पूरी तरीके से खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद विंग वांग जी को अपने आर्म्स में कैरी करता है और उसे वॉशरूम में लेकर जाता है, जहाँ वो उसे नहलाता है, खुद भी शावर लेता है और फिर वो दोनों कपड़े चेंज करते हैं। बाहर आते हैं, जहाँ उनकी नज़र ह्वालिन पर जाती है, जो कि थोड़ा परेशान लग रही थी और वो काम कर रही थी। ये देखकर वांग जी उसके पास जाता है, उसे हक करता है, जिस पर ह्वालिन उसके बालों को सहलाते हुए कहती है वांग जी उठ गए तुम। जिस पर वांग जी कहता है जी आप बताइए आप क्या कर रही हैं। ये सुनकर ह्वालिन कहती है कुछ नहीं, मैं सूप बना रही थी। ये सुनकर वांग जी कहता है ओह
फिर वो इधर उधर देखता है तो उसे यांग यांग नहीं मिलती। ये देखकर वांग जी पूछता है दी कहाँ पर है। जो सुनकर वालिन थोड़ा परेशान होकर कहती है उसे फीवर है। ये सुनकर वांग जी परेशान होकर कहता है क्या उनको फीवर है, और ये बोलकर वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है। ये देखकर विंग कहता है वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वांग जी विंग के हाथ को झटक कर कहता है दी को फीवर है, मैं उन्हें चेक करके आता हूँ। जो सुनकर वालिन उसके हाथ को पकड़कर कहती है वांग जी तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे मेडिसिन दे दी है लेकिन अभी तक उसका फीवर ठीक नहीं हुआ है, वो ऐसे ही लेटी हुई है, लगता है वो बुखार की वजह से बेहोश हो चुकी है। यह सुनकर वांग जी और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं। वो यांग यांग को चेक करते हैं जहाँ उसका फेस रेड हो चुका था और वो बहुत ध्यान से और बहुत आराम से गहरी नींद में सो चुकी थी। ये देखकर डॉक्टर उसे अच्छे से चेक करता है। डॉक्टर को इस तरीके से देखकर विंग पूछता है क्या हुआ है इसे, ये होश में क्यों नहीं आ रही, ये इस तरीके से फेंट तो कभी नहीं हुई। ये सुनकर डॉक्टर गहरी सांस लेता है। वो विंग की तरफ देखकर कहता है इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस इन्हें हाई फीवर है और शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, इस वजह से इनकी कंडीशन हुई है। ये सुनकर विंग कहता है और कुछ। जो सुनकर डॉक्टर विंग से कहता है और शायद ऐसा लगता है कि ये बहुत लंबे टाइम से डिप्रेशन में भी थी। जिस पर डॉक्टर कहता है लगता है ये लंबे टाइम से डिप्रेशन में रह चुकी है। ये सुनकर वांग जी शॉक हो जाता है, यहाँ तक कि वालिन भी। पर विंग इस चीज़ से शॉक नहीं था क्योंकि उसे पता था यांग यांग बहुत लंबे टाइम से डिप्रेशन में थी और वो बहुत मुश्किल से वहाँ से बाहर निकली है। विंग की फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो डॉक्टर से फिर से पूछता है मुझे बस इसकी मेडिसिन बताओ और इसे ट्रीट करो, जल्द से जल्द इसे होश में लेके आओ, अगर ये होश में नहीं आई तो इसकी कंडीशन और बेकार हो जाएगी। ये सुनकर डॉक्टर कहता है हाँ लगता है आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए आपको पता है कि अगर इन्हें जल्दी होश नहीं आया तो इनकी कंडीशन और भी सीरियस हो सकती है। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग के फेस पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था। देखकर डॉक्टर यांग के को एक ड्रिप लगाता है और फिर वो कुछ मेडिसिन्स लिखकर विंग को देता है और कहता है जल्द से जल्द इन मेडिसिन्स को लेकर आइए, मुझे इन्हें जल्द से जल्द ट्रीट करना होगा। ये सुनकर डॉक्टर की बात सुनकर विंग हाँ में सर हिलाता है और वो एक बॉडीगार्ड से कहकर उन सारी मेडिसिन्स को मंगवाता है। थोड़ी देर में मेडिसिन्स आ जाती हैं। डॉक्टर यांग का ट्रीटमेंट शुरू करता है। पूरे 2 घंटे बाद डॉक्टर हमसे बाहर आता है, उनके माथे पर पसीना था। फिर वो विंग की तरफ देख कर कहता है मैंने इनका पूरा ट्रीटमेंट कर दिया है, ये जल्द से जल्द होश में आ जाएगी और जब ये होश में आए तो प्लीज़ इन्हें कुछ हेल्दी खिलाइएगा और हाँ इनका थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर ये ऐसे ही स्ट्रेस में रही तो शायद ये बहुत जल्दी दोबारा डिप्रेशन में जा सकती हैं। ये सुनकर वांग जी कहता है आखिर ये डिप्रेशन में थी कब, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है, मैंने तो हमेशा इसे नॉर्मली और कामली देखा है, ये कभी भी डिप्रेशन में नहीं गई। ये सुनकर डॉक्टर उसकी तरफ देखता है लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। विंग की तरफ देख कर वांग जी कहता है विंग बताओ मुझे आखिर डॉक्टर क्या कह रहे हैं, और तुमने भी कोई जवाब नहीं दिया, क्या सच में दी डिप्रेशन में थी। जिस पर विंग कहता है हाँ ये डिप्रेशन में थी लेकिन अब ये नहीं है, अब शायद इससे स्ट्रेस ले रही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो ये जल्दी ठीक हो जाएगी। ये बोलकर विंग अंदर जाता है। वो देखता है यांग के पास वालिन बैठी हुई है जो कि उसके बालों को सहला रही थी। ये देखकर विंग कहता है इसका ध्यान रखना, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वालिन कहती है ये ज़रूर अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद डिप्रेशन में गई होगी। वहीं वांग जी जो के अंदर आ रहा था वो भी ये बात सुनता है। जिस पर विंग कहता है नहीं ये तब डिप्रेशन में नहीं थी। ये सुनकर वालिन पूछती है तो क्या ये उनके डेथ के कुछ सालों बाद। जिस पर विंग कहता है हाँ जब इसे सब कुछ पता चला कि कब किसने इसके पेरेंट्स को मारा और किस लिए मारा तब ये डिप्रेशन में गई। और ये सुनकर वालिन कहती है कितने साल। जिस पर विंग कहता है ज़्यादा नहीं सिर्फ 3 साल। जिस सुनकर वालिन विंग की तरफ गुस्से से देख कर कहती 3 साल तो मैं कम लगते हैं, 3 साल इंसान के लिए कितने ज़्यादा प्रीशियस होते हैं। ये सुनकर विंग कहता है 3 साल इसने हर एक चीज़ की है और इन 3 सालों में इसने पूरी तरीके से खुद को चेंज कर दिया, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और ये बोलकर वो यांग की तरफ देख कर कहता है और तुम्हें अगर और सवालों के जवाब चाहिए तो इसी से लेना क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जवाब नहीं है। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है।
विंग के पीछे वांग जी जाता है जो कि उसे रोक रहा था। विंग रुक जाता है, वांग जी उसके पेड़ से टकरा जाता है। फिर वो विंग की तरफ देखकर पूछता है, अगर तो मुझे कब तक ये सारी चीज़ें छुपाने का इरादा है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। आखिर चल क्या रहा है? वो डिप्रेशन में कब गई और तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? आखिर ये चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सुनकर विंग गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हें याद है तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ? उस वक्त तुम बहुत छोटे थे, शायद 5 साल के। तो सुनकर वांग जी को याद आता है उसकी पास्ट लाइफ में भी, हाँ वो 5 साल का ही था जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, और ये चीज़ उसे खुद वेंचिंग ने बताई थी। ये याद करके वांग जी कहता है, हाँ मैं 5 साल का था। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ तुम 5 साल के थे और यंग 10 साल की। तुम दोनों में 5 साल का एज डिफरेंस है। तो सुनकर वांग जी कहता है, आखिर तुम टॉपिक से भटक क्यों रहे हो? मुझे सही सही बताओ। इस पर विंग कहता है, वही बता रहा हूँ मैं। फिर वो बताना शुरू करता है। यंग जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई वो बिल्कुल लोनली और अकेली हो चुकी थी। उसके पास कुछ नहीं था। तब उसके पास जियांग फेंगमिया आए। जियांग फेंगमिया जिन्होंने उसे सपोर्ट किया, उनकी वाइफ की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी और उनके पास सिर्फ उनका एक बेटा था जिसका नाम विंग था। विंग अकेला था और जियांग फेंगमिया यांग यांग को उस घर में नहीं छोड़ सकते थे जहाँ उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। इसलिए वो यांग यांग को अपने साथ जियांग मैंशन ले आए, जिसे अब विंग ने वी मैंशन बना दिया था। यांग यांग वहाँ विंग के साथ रहती थी। यांग यांग ने खुद को पूरी तरीके से लॉक कर लिया था। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, सिर्फ वांग जी का ध्यान रखती थी। धीरे धीरे विंग भी उससे क्लोज होने लगा और विंग की भी वो फैमिली बन गई। वो सब लोग, वो पांचों साथ में रहते थे, वो चारों, और उनके बीच में बहुत ज़्यादा प्यार था। यांग यांग जियांग फेंगमिया को भी बहुत रिस्पेक्ट करती थी, उनकी बहुत अच्छे से बात मानती थी। उसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, लेकिन जब वो अपनी 12th क्लास में थी तब उसे पता चला उसके पेरेंट्स की डेथ का रीज़न, जो कि उसने जियांग फेंगमिया के मुंह से ही सुना था। जियांग फेंगमिया जो कि उसके पेरेंट्स की डेथ का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्हें पता चला कि यांग के पेरेंट्स को मारने वाले और कोई नहीं बल्कि वैन रोहान और जिन गोंगशान थे। जिन गोंगशान ने वैन रोहान की हेल्प ली थी क्योंकि जिन गोंगशान यांग की जो फैमिली बिजनेस था उसे हड़पना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स अपना बिजनेस नहीं देना चाहते थे। इसलिए जिन गोंगशान ने पूरी कोशिश की कि वो उनसे बिजनेस ले, लेकिन जब ये नहीं हुआ तो उसने वैन रोहान से कांटेक्ट किया। वैन रोहान जो कि एक माफिया था, उससे कांटेक्ट किया। वैन रोहान ने उसकी बात मान ली। जिन गोंगशान ने कहा कि उसे हर कीमत पर बिजनेस चाहिए और उसने वैन रोहान को प्रॉमिस किया कि वो उसे उसके बिजनेस का बिजनेस पार्टनर बनाएगा, यानी कि वो लोग 50-50 करेंगे। और ये सुनकर वैन रोहान बिल्कुल खुश हो गया और उसने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन लेंस नहीं माने। और इस बात पर वैन रोहान और जिन गोंगशान को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उन दोनों को मरवाने का प्लान किया, और उन्होंने वो कर भी दिया। वो उनके घर गए, लेकिन जब उन्हें वो घर पर नहीं मिले और वो जब वहाँ से बाहर आ रहे थे तभी उन्होंने देखा कि एक कार रुकी और उस कार से 2 पर्सन बाहर आए, जो कि और कोई नहीं बल्कि लेंस थे, और उन्होंने उन दोनों को मार दिया। और उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि उनके 2 बच्चे भी हैं, वरना वो उन्हें भी मार देते। जो कि कार के अंदर थी, जब बाहर आई तब उसने अपने पेरेंट्स को मरते हुए देखा, और उसकी मदर ने उससे सिर्फ एक चीज़ कही कि वो अपने भाई को बचाए। यानी वांग जी को उठाया और उसे लेकर वहाँ से चली गई। यांग यांग ने जब अपनी 12th क्लास में ही ये सारी बातें सुनी तो उसके माइंड पर इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ। उसके सर पर खून सवार हो चुका था। वो उन लोगों को जान से मार देना चाहती थी, लेकिन जियांग फेंगमिया ने उसे बहुत ज़्यादा रोका। जियांग फेंगमिया ने उसकी बहुत सपोर्ट किया, उसका बिजनेस को ग्रो करने में पूरी हेल्प की, और यांग ने इस बात को माना। उन्होंने कहा कि जब यांग स्ट्रांग बन जाएगी तब वो अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला ले सकती है, और यांग ने उनकी बात मानी क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट करती थी। इस वजह से उसने उनको उस वक्त नहीं मारा, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं उसके अंदर को खाई जा रही थी। यांग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, और धीरे धीरे इस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। वो अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो ये सब कर सके, और इसलिए उसने
अपने जैसे ही कॉलेज में एंटर किया उसी के साथ उसने माफिया वर्ल्ड में भी एंट्री की और इसी के साथ उसने धीरे धीरे अपनी पहुंच और भी ज़्यादा हाई की। जब विंग को इस बारे में पता चला और इस बीच जब जियांग फेंगमिया को इस बारे में पता चला कि लैंस को किसने मारा और ये चीज़ जब वैंस को पता चली तो उन्होंने जियांग फेंगमिया को भी मरवा दिया और यांग और विंग फिर से अनाथ हो गई और उसने फिर विंग और अंगजी दोनों को संभाला। विंग जो कि यांग के ही एज का था उसने भी यांग के साथ ही माफिया वर्ल्ड में एंट्री की। यांग को वैन रूहान और उन सबको मारना था। जब उसने माफिया वर्ल्ड में धीरे धीरे एंट्री की और उसका बिजनेस भी उसने अपना बिजनेस भी टेक ओवर किया, धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा पावरफुल होती गई और इसी के साथ उसने बहुत कम उम्र में वो डार्क वर्ल्ड में आ चुकी थी और उसने वहाँ पर भी अपनी सबसे हाई पोजीशन ली। विंग को बस अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना था और उसे पता था उसके पेरेंट्स को मारने वाले वैंस और जिन्स नहीं थे बल्कि उन्होंने किलर्स हायर किए थे जिन किलर्स को विंग ने मरवा दिया था। और यांग ने जियांग जिन्स को नहीं मारा था लेकिन उसने जियांग फेंगमिया की डेथ का बदला लेने के लिए विंग की पूरी मदद की और इसी के साथ वो दोनों बिजनेस वर्ल्ड और माफिया वर्ल्ड में दोनों में ही अपने मुकाम पर पहुंच चुके थे। विंग जो कि ये सारी चीज़ें वांग जी को बता रहा था, प्रेजेंट टाइम में वो वांग जी को सारी चीज़ें बताता है। वांग जी जब ये सब सुनता है वांग जी पूरी तरीके से हिल जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जहाँ वो खेलने कूदने की उम्र में सब कुछ कर रहा था उसकी बहन इतना कुछ अकेले हैंडल कर रही थी, अकेले सब कुछ संभाल रही थी। वांग जी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को माइंड कर चुका था। वो अपनी बहन से बात करना चाहता था। वो जैसे ही पीछे पलटता है वो दोनों देखते हैं कि वहाँ दरवाजे पर हुआलिन खड़ी है। उसने भी सारी बातें सुन ली थी। हुआलिन की आंखों में आंसू आ चुके थे लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। विंग उसके पास जाता है और कहता है तुम्हें पता है उसने तुम्हें ना क्यों बोला था जब तुमने उसे प्रपोज किया था। ये सुनकर हॉलिन उसकी तरफ देखती है। हालांकि उसे इस सवाल का जवाब मिल चुका था लेकिन वो इसका जवाब सच में जानना चाहते थे। इस पर विंग कहता है उस वक्त उसने तुम्हें मना किया था क्योंकि वो उस वक्त खुद अपनी चीज़ों में उलझी हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ साथ तुम भी उलझ जाओ। वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ साथ तुम्हारी लाइफ पर भी कोई दिक्कत आए, इसलिए उसने तुम्हें ना बोला। वो जानती थी कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो लेकिन वो तुम्हें अपने साथ उस दलदल में नहीं खींचना चाहते थे, इसलिए उसने तुम्हें मना किया और तुमने हार नहीं मानी। मैं इस चीज़ से बहुत खुश था कि तुमने हार नहीं मानी और मुझे ऐसा लगा था कि कोई है जो उसकी लाइफ में फिर से वही हैप्पीनेस ला सकता है, फिर से उसे जीना सिखा सकता है और इसलिए मैंने हमेशा तुम्हारा सपोर्ट किया और मैं आज भी करता हूँ। ये सुनकर हॉलिन धीरे से कहती है थैंक यू मुझे सब कुछ सच सच बताने के लिए। यह सुनकर विंग बस स्माइल करता है। तभी वांग जी कहता है विंग हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, जिस पर विंग कहता है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो जल्दी ठीक हो जाएगी और तुम कुछ भी कर लो, उसका जो कंडीशन है वो इतनी जल्दी नहीं सुधरेगा, बस उसे थोड़े प्यार की और थोड़े लाड प्यार की ज़रूरत है, वो ठीक हो जाएगी। जो सुनकर विंग कहता है ठीक है अब से हम सब उनका ध्यान रखेंगे। और यह सुनकर विंग कहता है ठीक है, जिस पर वांग जी उसके हाथ को उठाकर कहता है ज़ोर से बोलो, जिस पर विंग कहता है हाँ ठीक है बाबा। ये सुनकर वांग जी हंसने लगता है और फिर वो लोग अंदर आते हैं जहाँ हुआलिन यांग के लिए सूप रेडी करती है। विंग और वांग जी उसकी पूरी हेल्प करते हैं। वो तीनों किचन में लगे हुए थे और उन्होंने पूरे किचन का कबाड़ा कर लिया था और वांग जी जो कि नाइफ से फ्रूट काट रहा था उसका मर्डर कर रहा था, वो भी बहुत ब्रूटली बेचारा फ्रूट। वांग को इस तरीके से फ्रूट कट करता देखकर विंग कहता है वांग जी ये फ्रूट है, कोई ह्यूमन नहीं जिसका तुम मर्डर करोगे, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। वांग जी कितने जन्मों की दुश्मनी निकाल रहे हो तुम इसके साथ, हे भगवान ये एप्पल ही है ना। और ये सुनकर वांग जी उस एप्पल को उठाता जिसको उसने छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे। वांग जी कहता है मैं तो बस इसे बहुत ब्यूटीफुली काटने की सोच रहा था, मैं इससे फ्लावर बनाऊंगा, लेकिन देखो इसका क्या बन गया। ये सुनकर वालन हंसते हुए कहते फ्लावर, वांग जी कम से कम नॉर्मल स्लाइस तो काट ही सकते हो ना तुम। जिस पर वांग जी कहता है ठीक है मैं कट करता हूँ। और ये बोलकर वो
फिर से एक फ्रूट कट करने के लिए बैठ जाता है और वांग जी उसे सिर्फ 4 पीसेस में कट करके कहता है हो गया। ये देखकर वालिन कहते हैं बस तुम इतना ही कर दो, बहुत मेहरबानी है। ये सुनकर वांग जी हंसने लगता है। वांग जी सारे फ्रूट्स और वो सारी चीज़ें वो सब लोग लेते हैं और उसे लेकर रूम में जाते हैं जहाँ यांग को होश आ चुका था और वो अपने पीठ को आराम से लगा कर बैठी हुई थी, बेड से लगा कर बैठी हुई थी और वो अपने फ़ोन में कुछ मेल्स चेक कर रही थी। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं यांग को जगह देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब उनकी नज़रें फ़ोन पर जाती है और देखते हैं वो फ़ोन को स्क्रॉल कर रही है, ये देखते ही वांग जी सीधा बेड पर चढ़ जाता है। यांग कुछ रिएक्ट कर पाती, विंग डायरेक्ट उसके ऊपर बैठता है, उसके हाथ से फ़ोन छीनता है। ये देखकर यांग कहते हैं वांग जी क्या कर रहे हो तुम? उस पर वांग जी कहता है आप क्या कर रही हैं दी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको फीवर है, आपको रेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप फ़ोन चला रही हैं। आपको बिल्कुल भी अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन अब आप इस चीज़ को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगी। और फिर वो विंग की तरफ देखकर कहता है विंग डस्टबिन में फेंक दो इसे। जो सुनकर यांग कहते हैं वांग जी मेरा फ़ोन है, मुझे कुछ काम है। जिस पर वांग जी अपनी बहन को घूरते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं। फिर वो वालन के जो फूड लेके आई थी उसमें से वो सूप उठाता है और फिर वो यांग के तरफ करके कहता है इसे पिए। जो सुनकर यांग कहते हैं वांग जी। जिस पर वांग जी कहता है बिना किसी सवाल के इसे पीना शुरू कीजिए। जो सुनकर यांग गहरी सांस लेती हैं। वो उस सूप को पीने के लिए जैसे अपना हाथ उठाती है वांग जी कहता है नहीं 1 मिनट। जिस पर यांग कहते हैं अब क्या हुआ? जिस पर वांग जी कहता है मैं पिलाऊंगा आपको। ये सुनकर यांग कहती है वांग जी मेरे हाथ हैं। जिस पर वांग जी कहता है मुझे पता है, आपको याद है ना जब मैं बीमार होता हूँ आप हमेशा मुझे अपने हाथों से सारी चीज़ें खिलाती है, पिलाती है, मुझे पूरा रेस्ट करने का मौका देती है। आप तो मुझे कोई भी चीज़ करने नहीं देती, यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं उठाने देती, इसलिए अब से मैं भी आपके साथ यही करूँगा। ये सुनकर यांग कहती है वांग जी मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। जिस पर वांग जी कहता है तो क्या हुआ, अब से मैं आपका ख्याल रखूँगा। और ये बोलकर वो यांग को ज़बरदस्ती सूप पिलाने लगता है जो कि थोड़ा गर्म था। वांग जी उसे फूंक मारकर ठंडा करता है, यांग को पिलाता है। यांग जो कि पी रही थी वो सूप पीकर कहते हैं बस और कुछ? जिस पर वांग जी फ्रूट्स उठाकर कहता है ये भी खाओ। और ये वो बोलकर वो उसे फ्रूट्स खिलाने लगता है। यांग उन फ्रूट्स की अलग अलग शेप्स देखती है और वो पूछती है इन्हें तुमने कट किया है? जिस पर वांग जी कहते हैं देखा आपको देखते ही पता चल गया इसे मैंने कट किया है। जिस पर यांग कहते हैं हाँ वो तो इनकी शेप देखकर पता चल रहा है इनका मर्डर हुआ है। और ये बोलकर वो हल्का सा हंसती है और ये देखकर वांग जी मुँह बनाता है। यांग उसके चिक्स को पिंच करते हैं। वहीं विंग ये देखकर कहता है ओ हेलो हम भी हैं यहाँ पर। ये सुनकर यांग कहते हैं तुम्हें किसने देखा है, निकलो यहाँ से। जो सुनकर विंग मुँह बनाता है। फिर वो भी बेड पर बैठ कर कहता है तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? उस पर यांग कहते हैं ठीक हूँ मैं। जिस पर विंग उसके हाथ को चेक करता है और कहता है नहीं अभी भी फीवर है। ये सुनकर यांग कहते हैं उतर जाएगा। जिस पर वालन कहते हैं बिल्कुल नहीं, अब से सिर्फ रेस्ट करेगी। जिस पर वांग जी कहते हैं हम इन्हें बेड से बांध देते हैं। जिस पर वालन कहते हैं बहुत अच्छा आइडिया है। नहीं विंग कहता है हाँ सही कहा, इसे बेड से बांध देते हैं और फिर इसे यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। और ये सुनकर वो सब लोग हंसने लगते हैं। वहीं आगे उन लोगों को अजीब नज़रों से देख रही थी किन लोगों के बीच फंस गई मैं। उसके दिमाग में सिर्फ यही चीज़ चल रही थी। तभी ऐसा फील होता है कोई उसके माउथ के पास फ्रूट लेकर खड़ा है। ये देखकर वो अपनी आंखें उस तरफ करते हैं जहाँ विंग उसके मुंह में एक एप्पल डालता है और कहता है इसे खाओ। जिस पर यांग उसे चबाते हुए कहती हूँ हाँ मैं खा रही हूँ, वैसे भी इतना ज़्यादा मुझे अभी नहीं खाना, मुझे इतनी भूख नहीं है। जिस पर विंग कहता है हाँ पता है तुम्हें इतनी भूख नहीं है लेकिन तुम्हें खाना होगा। और ये बोलकर वो ज़बरदस्ती उसे फ्रूट्स खिलाते हैं। वहीं यांग उन तीनों के इस टॉर्चर को सरवाइव करती है और फिर वो तीनों हमसे बाहर चले जाते हैं। तभी हलन कहती है मैं कुछ भूल गई। जिस पर विंग कहता है हाँ ठीक है। और ये बोलकर वो वहाँ से अंदर चली जाती है। वहीं वांग जी वहाँ वेट करता है। तभी विंग कहता है क्या हुआ? जिस पर वांग जी कहता है वालेन मैं उसका वेट कर रहा हूँ। जिस पर विंग कहता है कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी वो अपनी वाइफ के पास गई है तो वे लगता है वो इतनी ईजीली आएगी। ये सुनकर वांग जी हल्का सा हंसता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विंग पूछता है क्या तुम आज बाहर घूमने चलोगे? इस पर वांग जी कहता है देखिए तबीयत ठीक नहीं है। जिस पर विंग कहता है हम जल्दी आ जाएंगे। ये सुनकर वांग जी कहता है ठीक है और वो दोनों वहाँ से बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ रूम में
या हॉलिन जैसे ही अंदर आती है वो देखती है यांग फिर से अपने फ़ोन की तरफ बढ़ रही थी और यह देखकर वो उसके पास जाती है, यांग का हाथ पकड़ती है और उसे वापस बेड पर बिठाती है क्योंकि विंग ने फ़ोन दूर रख दिया था, इसलिए यांग उठकर उस फ़ोन को लेने के लिए जा रही थी। ये देखकर यांग कहती है क्या कर रही हो तुम, जिस पर हॉलिन कहती है वही जो मुझे करना चाहिए, चुपचाप रेस्ट करूँ। जो सुनकर यांग कहती है तुम तो बाहर गई थी ना, जिस पर हॉलिन कहती है हाँ मैं कुछ भूल गई थी। फिर वो अपना फ़ोन उठाकर कहती है मुझे ये लेना है। जो सुनकर यांग उसकी तरफ देखते हैं, हॉलिन जैसे ही जाने लगती है उसे फील होता है उसका हाथ किसी ने पकड़ रखा है। ये देखकर वो पलट कर देखती हैं जहाँ यांग उसका हाथ पकड़कर बैठी हुई थी। ये देखकर हॉलिन कहती है क्या हुआ, जिस पर यांग उसे अपनी तरफ खींचती है और हॉलिन डायरेक्ट बेड पर गिर जाती है और वो यांग की तरफ देखती है, जिस पर यांग कहती है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। ये सुनकर हॉलिन कहते नहीं मैं तुमसे नाराज़ क्यों रहूँगी। ये सुनकर यांग उसके फेस पर अपने हाथ को रख कर कहते तो फिर तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही हो। ये सुनकर हॉलिन अपनी नज़रें फेर कर कहते मैं कहाँ इग्नोर कर रही हूँ। ये सुनकर यांग कहते हैं मैं कल कुछ काम की वजह से नहीं आ पाई, लेकिन मैंने तुम्हारी लोकेशन उन लोगों को भेज दी थी और मुझे पता था वो लोग टाइम पर आ जाएंगे। जो सुनकर हॉलिन कहते हैं मुझे पता है तुम वहाँ आई थी। और ये सुनकर यांग उसकी तरफ देखते हैं जहाँ हॉलिन जिसका फेस थोड़ा स्माइल का था वो अब सीरियस हो चुका था, वो उसकी तरफ देख कर कहते हैं जब गगा ने मेरी आंखों पर हाथ रखा था मैंने उसी वक्त तुम्हें देख लिया था। हालांकि मैं तुम्हें पूरी तरीके से नहीं देख पाई, लेकिन मैं इतना समझ चुकी थी कि तुम वहाँ आ चुकी हो, लेकिन तुम मेरे सामने नहीं आई। मुझे बस ये बात समझ में नहीं आई। ये सुनकर अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है, जिस पर हॉलिन कहती हूँ मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि तुम क्यों नहीं आई, लेकिन मैं बस जिस पर यंग कहते हैं मेरे हाथ ब्लड से कवर थे। और यह सुनकर हॉलिन चौंक कर यंग की तरफ देखते हैं, जिस पर यंग कहते हैं तुम मेरी वाइफ हो और तुमसे मेरा कोई भी राज छुपाना मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। हालांकि ये बात तुम वांग जी को नहीं बता सकती। ये सुनकर हॉलिन यांग की तरफ देखती है, जिस पर यांग कहते हैं उस वक्त मेरे हाथ ब्लड से कवर थे। मैंने वेंजिंग और जिन गोंगशान को ब्रूटली मार दिया, उन लोगों के पीसेस कर दिए। ये सुनकर हॉलिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो यांग की तरफ देखती है, जिस पर यांग कहते हैं क्या हो, डर लग रहा है मुझसे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था पीछे रहो, लेकिन तुम नहीं मानी। तुमने मुझसे शादी की तो अब तुम्हें ये सब फेस करना पड़ेगा। मैं ऐसी ही हूँ, कोई मेरी चीज़ों को हाथ लगाए मुझे पसंद नहीं। और तुम तो मेरी वाइफ हो, उसने तुम्हें किडनैप करने की हिम्मत की, मेरे भाई को किडनैप करने की हिम्मत की। तुम्हें क्या लगता है मैं उन्हें ईजिली छोड़ देती? उन्होंने तो अपनी डेथ उसी वक्त साइन कर दी थी, वो भी इतनी ब्रूटली जब उन्होंने तुम लोगों की तरफ अपनी नज़रें उठाई थी। मैंने सिर्फ उन्हें मारा है, उनके साथ और कुछ नहीं किया। हालांकि मेरा कुछ और इरादा था, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया, वरना मैं उन्हें टॉर्चर करके मारने वाली थी। ये सुनते ही हॉलिन उसे हक करके कहती है काम डाउन, तुम इतनी वायलेंट क्यों हो। ये सुनकर यांग उसे हक करके कहती है मुझे गुस्सा आता है जब कोई उन लोगों को हर्ट करने की सोचता है जो लोग मेरे करीब हैं। मैं एक बार अपने करीबी लोगों को खो चुकी हूँ सिर्फ अपनी वीकनेस की वजह से, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बचा पाई, मैं अंकल जियांग फेंगमिया को नहीं बचा पाई, लेकिन इस बार ये गलती नहीं होगी। इस बार मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। और ये सुनकर हॉलिन से और भी टाइटली हक करके कहती है तुम इतना एंग्री क्यों हो रही हो, थोड़ा काम डाउन हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर यांग उसकी तरफ देखते हैं, जिस पर हॉलिन उसे और भी टाइटली हक कर लेती है और फिर वो उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखकर उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। यांग धीरे धीरे शांत हो जाती है और फिर वो हॉलिन की तरफ देखती है, जहाँ हॉलिन उसके गालों को प्यार से छूते हुए कह रही थी शांत हो जाओ, सब ठीक है, सब सेफ है, अब कोई खतरा नहीं है। तुम इस तरीके से रिएक्ट करना बंद करो, अपने आप पर इतना प्रेशर मत डालो, सब ठीक है। और ये सुनकर यांग उसे और भी टाइटली हक कर लेती है। हॉलिन उसे थोड़ी देर के लिए काम डाउन करती है। थोड़ी देर बाद यांग जब फिर से नॉर्मल हो जाती है तब हॉलिन उठते हुए कहते हैं अब मैं जा रही हूँ। यह सुनकर यांग कहती है इतनी जल्दी, जिस पर हॉलिन कहती है इतनी जल्दी का क्या मतलब है,
वांगची मेरा वेट कर रहा होगा। जिस पर यांग कहते हैं क्या विंग उसके साथ है? जिस पर वालन हमेशा हिलाती है। ये देखकर यांग कहते हैं वो वेट नहीं कर रहा होगा, बल्कि वो लोग पक्का यहाँ से कहीं जा चुके होंगे। ये सुनकर वालन कहते हैं तुम्हें कैसे पता? जिस पर यांग कहते हैं मैं मेरे दोस्त को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसे सिचुएशन का फ़ायदा उठाना बहुत अच्छे से जानता है। और ये सुनकर वालन कहते हैं फिर भी मुझे नीचे जाना है। इस पर यांग कहती क्यों, मेरे साथ एक रूम में रहने में डर लग रहा है? ये सुनकर वालन अपने कमर पर हाथ रखकर कहती डर, और वो भी तुमसे? हाँ, तुम्हारे सपनों में बिल्कुल नहीं लगता मुझे तुमसे डर। ये सुनकर यांग कहते तो फिर यहीं रहो। जिस पर वालन कहती है मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? ये सुनकर यांग कहती है अगर तुम चाहो तो मैं कुछ कर सकती हूँ। जिस पर वालन उसकी तरफ देखते हैं, वहीं यांग स्मोक कर रही थी। ये देखकर वालन वहाँ से जाते ही कहते बिल्कुल भी नहीं। और यांग उसे इस तरह देखकर हल्का सा हंसती है। और यांग वालन जैसे ही रूम से बाहर जाती है उससे पहले ही यांग उसे पकड़कर दीवार पर पुश कर देती है और उसे किस करने लगती है। ये देखकर वालन उसे खुद से दूर करते कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बीमार हो। जिस पर यांग कहती है मुझे मेरी मेडिसिन चाहिए, इसलिए चुपचाप साइलेंट रहो और मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। अब तुम एक वर्ड नहीं कहोगी। ये सुनकर वालन कुछ बोलती उससे पहले ही उसके लिप्स फिर से लॉक हो चुके थे और वो उसे किस करने लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।